The second thing is English language. I keep on telling to my students that this is not something which we learn. This is something which we acquire. So what we acquire and what is the difference between learning and acquisition? Acquisition होती है कि इसकी एक simple example लेते हैं. If I will say you that you are a beginner, you don't know how to swim, I will say that so these are the coaches, best coaches of the world, and they will tell you that how to swim. They will show you different movies, different videos regarding learning how to swim, but you cannot swim, right? Because the problem is you don't understand. I mean, you understand the methodology, but swimming is not in your habit. It is not, you're not uh, practicing it. So for this reason, you need to acquire the system. Otherwise, somebody will tell you that open the door. This is how I will open the door. So you understand and then you open the door. तो लर्निंग और एक्विजिशन में डिफरेंस ये है कि एक्विजिशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक्विजिशन में अली अपना जरा माइक ऑफ कर लें अली's आईफोन अली रजा आई थिंक जी थैंक यू सो मच अच्छा सो आई वाज टेलिंग यू कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग तो एक्विजिशन में यू यूज टू योर आर्टिकुलेटर्स आपके जो बेसिकली आर्टिकुलेटर्स हैं लाइक यू हैव योर टंग है टीथ हैं बाकी articulators are when you are speaking then you will make it habit it should be on your reflexes इसी तरीके से कार ड्राइविंग भी एक्विजिशन है बाइसिकल को चलाना ये भी एक्विजिशन है इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को लिखना दिस इज आल्सो एन एक्विजिशन यू लर्न न्यू वर्ड्स but if you are not using these words so you are unable to use it in an appropriate way because I do understand that you have some understanding of the words but you cannot use it in your uh, day-to-day conversation or in your writing. So let's come on the point. काफी students आगे में आप लोगों का जिनका आज फर्स्ट डे है एक तो ये ज़हन में रखें कि आज हमने व्हाट इज आवर गोल और व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन कुछ आप में से आइट्स के स्टूडेंट्स हैं कुछ सीएसएस के हैं कुछ ओए लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो एक तो ये चीज माइंड में हो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बाय द एंड ऑफ 2021 और बाय द एंड ऑफ 2 years यू कैन से दैट 2022 you must understand we have to learn 1000 new words so these are the words which are low frequency words so what is low frequency words uncommon words जो होते हैं उन्हें low frequency words कहते हैं दो तरह के वर्ड्स होते हैं और वोकैबुलरी के अंदर कुछ चीजें होती हैं मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जनरली speaking students they when we talk about vocabulary so they एक चीज आती है जी difficult words difficult words हम सबके ज़हन में ये बात आती है कि when we talk about vocabulary तो difficult word we should understand difficult words so there isn't any difficult word a word which you don't understand इससे बेहतर एक और word है uncommon words ठीक है yesterday I gave you different examples कि किस तरीके से uncommon words होंगे जैसे मैं कहता हूँ I am heading to my working place right so in other words I am going to my office so this is the difference now you see that ये आम राइटिंग है हमारी आम वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं जैसा गोइंग टू है और ऑफिस है यहाँ पे वर्किंग प्लेस और हेडिंग टू तो आइल्स में ही नहीं बाकी भी जो आपकी असेसमेंट्स हैं जैसे कैम्ब्रिज है कि ओ लेवल है ए लेवल है सीएसएस है तो एक तो चीज ये है कि यू आर यूजिंग अनकॉमन वर्ड्स और अनकॉमन वर्ड्स में यू मस्ट अंडरस्टैंड अनकॉमन वर्ड्स व्हाट इज सेकंड थिंग कोलोकेशन कोलोकेशन सबसे ज्यादा देखी जाती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलोकेशन कॉन्टेक्सचुअल यूज ऑफ वर्ड्स शुरू में जब हमारे पास नए नए स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें आसान आसान वर्ड्स आते हैं मुश्किल नहीं आते उसके बाद ग्रेजुअली दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दे स्टार्ट लर्निंग देन व्हाट हैपन they learn new words but they cannot use it in an appropriate way जैसे एक वर्ड mitigate है
इसी तरह न्यूट्रलाइज है, इसी तरह लेट्स सपोज एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडिस्पेंसिबल है, वैल्यूएबल है, प्रोडक्टिव है, इसी तरह इनएविटेबल है, एसेंशियल है, सिग्निफिकेंट है। लेकिन हर वर्ड को यूज करने का एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। एक वर्ड है असैसिनेशन, कत्ल करना, एक वर्ड है एग्जीक्यूशन, कत्ल करना, एक वर्ड है टू मर्डर समबडी। ठीक है, अब मर्डर में, एग्जीक्यूशन में, असैसिनेशन में सबका मीनिंग टू किल समबडी, बट असैसिनेशन पॉलिटिकल मर्डर को कहेंगे। और आपने जब किसी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो देन यू विल यूज असैसिनेशन। देयर आर थ्री वर्ड्स, वोव्स, प्लेज, प्रॉमिस। अ प्रॉमिस, गिविंग समबडी वर्ड्स, जब आप किसी से वादा करते हैं जी। अब प्लेज और कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं प्रॉमिस की, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। और जो वो होता है वो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है अक्सर, कि सुप्रीम लीडर है जी, कोई रिलीजियस लीडर है, उसने एक वादा किया कि जी हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो इट हैपन्स। तो आपको यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आप प्रॉमिस किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं। ये चीज की जो अंडरस्टैंडिंग है कोलोकेशन कहलाती है। और यही आपकी एग्जाम्स में देखी जाती है कि आप वर्ड्स को कितना अप्रोप्रिएट वे में यूज करते हैं। थर्ड थिंग which is being assessed in your examination, that is the use of the native way of writing or speaking। इसका क्या मतलब है? अच्छा, कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि हम उर्दू जुबान में बात करते हैं कि मैं आपको कहता हूँ जी आपसे मुगालता हुआ, एक है जी आपसे लर्जिश हुई, और एक है आपसे गलती हुई। तीन वर्ड्स हैं। अब लर्जिश पे बहुत अच्छी सोफिस्टिकेटेड उर्दू बोलने वाला बंदा है ना, तो वो लर्जिश का वर्ड इस्तेमाल करता है। वैसे हम कहते हैं गलती हुई आपसे, या मुगालता तो कभी नहीं यूज किया मैंने अपनी जिंदगी में, 40 सालों में उर्दू जुबान में मुगालते का लफ्ज इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा। अब अगर कोई बंदा कहे कि जी ये तो अनकॉमन वर्ड है, ये तो मुगालता जो सा हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो जो उर्दू को जानने वाले हैं वो कहेंगे कि यार ये बंदा गलत, मुगालता नहीं कहना चाहिए, गलती हो जाए, लर्जिश हो जाए, चूक हो जाए, मुगालता इज इनअप्रोप्रिएट इन द गेम इन मोस्ट कॉन्टेक्स्ट। तो व्हाट हैपन, ये सिर्फ नेटिव समझते हैं, और वो वर्ड्स की जो सिलेक्शन है जो डिक्शनरी में लिखे होते हैं, उनके मीनिंग्स हमें बज़ाहिर तो लग रहा था कि मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कि जिस तरह नेटिव्स यूज करते हैं उस तरह आपको आने चाहिए। ठीक है ना? तो ये भी आयल्स की 9 बैंड में, इफ यू आर सीकिंग 9 बैंड स्पीकिंग और 9 बैंड इन राइटिंग, तो ये देखा जाता है कि कितने ज्यादा इनअप्रोप्रिएसीज होती हैं 8 बैंड तक, गलत नहीं होगा, इनअप्रोप्रिएसीज होंगी 8, 8.5 तक। 9 बैंड में कोई इनअप्रोप्रिएसीज भी नहीं होगी, एक आधी किसी जगह पे बस हो गई, मिस्टेक तो होंगे नहीं ना। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं आखिरी चीज, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंसाइज कन्वर्सेशन और कंसाइज राइटिंग। Concise means instead of using 4 words, you will use 1 word. 3 words, you will use 1 word. So your conversation should be appropriate, especially when you're writing formal academic. फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग में जो कि आपके एग्जाम्स में अक्सर चेक हो रही होती है, उसमें कि आपने कंसाइज, टू द पॉइंट, प्रिसाइज लिखना है, ये भी आपकी वोकैबुलरी की वजह से होता है। सो दीज 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपने देखा होगा कि somebody sometimes people they speak in front of other, for example when you are going outside, तो आपको आपके in your surroundings people they used to say different words of English language. They can greet each other, or there are so many other ways they can easily speak. But the thing is, only few they can speak formal language, business conversation, or the language which is being spoken in, you can say, on different news channels। CNN में बोली जाती है, BBC में बोली जाती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी अंग्रेजी में और आम लोगों की अंग्रेजी में डिफरेंस है। तो हम क्या कर रहे हैं कि वो अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो वर्ड सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके टॉप के ऊपर जो से, मतलब आपकी एकेडमिक एलीट क्लास सीखती है।
तो अगर आप मेरे साथ रहेंगे, आइल्स कर जाएं, आइल्स के बाद में भी साथ रहें, हम आपको इसमें से निकालेंगे नहीं, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम ये 1000 वर्ड्स जो कि काफ़ी रिसर्च के बाद डिज़ाइन किए गए, आप उसको सीख भी लेंगे। सिर्फ मकसद ये है कि डेली इफ यू विल कीप ऑन टेकिंग द सेशंस। अच्छा, इसको थोड़ा सा यूं समझें, उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आखिरी बात, 2021 के आखिर में जहां पे आप खड़े हैं, कुछ भी नहीं करते तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, और 2022 के आखिर में भी आप वैसे ही होंगे जैसे आज है। इसके बदले में आप क्या करते हैं, 2 से 3 वर्ड्स डेली के सीखना शुरू कर देते हैं, और आप ये देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ द ईयर 2022 यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। आपकी वोकैबुलरी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। यू फील कंफर्टेबल, यू फील एलिवेटेड, यू यू विल एंजॉय, यू कैन से दैट इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स जो उनसे है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो कलेक्टिवली ऑल दीज थिंग्स यू विल एंजॉय विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये चीज़ें जो सी हैं वो बेहतर हो जाएंगी। तो आज आप ये समझें, हम इनको डेली रिवाइज कर रहे हैं, इनको डिज़ाइन वर्ड्स को ऐसे किया गया कि खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। 3-4 डिफरेंट मेथडोलॉजीज यूज की गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज आप ये समझेंगे दिस इज योर फर्स्ट वर्ड, और हमने कितने वर्ड्स एक इंसानी दिमाग जो उनसे डेली बेसिस पे याद कर सकता है, ये सारी चीज़ें पहले हम लोग कर चुके हैं। और उसके बाद जो आपकी मेथडोलॉजी डिज़ाइन की गई है आपको याद करवाने के लिए, वो इसके अकॉर्डिंगली है। मैं सिर्फ एक दो चीज़ें मांगता हूँ, एक ये कि कंसिस्टेंसी और रेगुलर प्रेजेंस, दोनों बात एक ही है। परसिस्टेंट एटीट्यूड, परसिवेरेंस, कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट, ये 3 वर्ड्स हैं, याद रखिएगा। कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट और परसिवेरेंस। परसिवेरेंस कहते हैं कि डिस्पाइट डिफिकल्टीज यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग डूइंग समथिंग। आप रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, मुश्किलें हैं, जॉब है, बच्चे हैं, उसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, बट यू आर कंसिस्टेंट, so you will see that after some time see the impact of what you are doing। आप कुछ भी कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होगा। तो 15-20 मिनट्स की एक सेशन होता है हमारा। फर्स्ट वर्ड है जी मंडेन आज का। इसका मतलब है कि लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। एक काम आप रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, वो डल हो गया, एक्साइटमेंट खत्म हो गई है, रूटीन बन गई है उसकी, मोनोटोनस इसका सिनोनिम है। और कीप ऑन राइटिंग, इसका तरीकेकार ये है कि ओपन यू रजिस्टर, एक पेज के ऊपर आप 1 या 2 वर्ड्स लिखेंगे, उनके सिनोनिम्स लिखेंगे, साथ साथ में और भी चीज़ें बताता जाऊंगा, वो भी आपने साथ साथ नोट्स बनाते जाने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ याद नहीं करने, रट्टा नहीं लगाना इसको। किसी दिन बात करेंगे कि लर्निंग की 7 लेयर्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं, हम लर्निंग की किस किस लेयर को एड्रेस कर रहे हैं। ये नहीं कि आप, यू कैन नॉट मेमोराइज दीज वर्ड्स, इफ यू विल देन यू कैन नॉट सस्टेन दीज वर्ड्स। आई मीन आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ, दो 15 डेज के बाद ही भूल जाएंगे जो अगर आपने मेमोराइज किए हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि उस तरीके से आपने करना है। दूसरा ये कि रजिस्टर में कीप ऑन राइटिंग, एंड आफ्टर दिस अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिटिगेट क्लास में, तो याद है तो बताएं, नहीं याद तो रजिस्टर खोलें, ऊपर मिटिगेट का मीनिंग देख के मुझे बता दें। कोई नहीं कैमरे में आपको देख रहा कि आप रजिस्टर खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे, खोल लें। इसके पीछे साइंस क्या है वो फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आप रजिस्टर खोल लें। एग्जाइल वर्ड है, बैनिशड वर्ड है, सो मेनी वर्ड्स अब भी हमने किए हैं। नार्सिसिज्म करेंगे अभी, तो मिटिगेट का वर्ड है, जेन से निकल गया, कोई नहीं, खोल के देख ले, मुझे बता दें बस। लेकिन ये है कि बाय द एंड ऑफ द डे यू विल लर्न ऑल दीज वर्ड्स। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। On a more mundane level, can we talk about the timetable for the next week? I lead a pretty mundane existence। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो mundane का वर्ड यूज हो रहा है, इसमें एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन से पहले होता है, और नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम। Noun is a name. Adjective tells you the quality of noun. For example, chair, wooden chair, तो wooden is adjective. So mundane अकेला नहीं आएगा, ये किसी ना किसी mundane routine है, ठीक है ना। इसी तरीके से mundane existence है। अच्छा जी, ऑन mundane लेवल उसके बाद रूटीन है, एवरीडे वर्क है, इस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। चैलेंज, ये हमारा फर्स्ट वर्ड था। नेक्स्ट वर्ड,
myriad is next word. आइट्स में काफी इस्तेमाल होता है, जो नए नए बच्चे आते हैं अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं। एक प्लेथोरा का वर्ड यूज करते हैं, myriad का वर्ड यूज करते हैं। A countless or extremely great number of people or things. So you need to remember that loads of people जब आप कहेंगे, sizable majority of people कहेंगे, ये myriad amount of people. अब again this is adjective, इसके साथ word कौन सा आएगा था? जैसे mundane के साथ existence थी, monotonous routine में बोर हो जाना, mundane का मतलब था dull हो जाना, myriad का मतलब है countless। लिख लें अपने पास extremely large in number। अगर चंद एक बंदे हो ना 100-50, तो उसके साथ myriad नहीं यूज करना आपने। द myriad प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में myriad मीन्स the listener will understand that you are talking about something which is large number, loads of, tons of, right, in this way। So myriad problems हैं, myriads of bars and hotels, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको यूज करेंगे, countless और endless। तो इसका एंटोनिम क्या होगा कि जिसको मेजर किया जा सके, जिसको कैलकुलेट किया जा सके, दैट इज एंटोनिम। तो इसके वर्ड फैमिली भी देख लें, myriad और, ठीक है जी। अच्छा, एक वर्ड है ना, जैसे असैसिन है, उसके बाद असैसिनेट है, फिर असैसिनेशन है। तो इसके 3 फैमिली वर्ड्स हैं, असैसिन, असैसिनेट, असैसिनेशन। असैसिन के असैसिनेट, असैसिनेशन। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट फैमिली वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कल हम बात कर रहे थे, there was a student, he wrote something fundamentally, एक fundamental to और एक fundamentally। ली वाले जो वर्ड होते हैं ना, एडवर्ब होते हैं। इस दिन डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी कि व्हाट इज एडवर्ब और बाकी चीजें क्या, इजी आसान तरीके से इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड जी। नेक्स्ट थिंग, नार्सिसिज्म। दिस इज नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म बड़ी प्यारी चीज है जी, ये इसको देखिएगा। Too much interest and admiration for your own physical appearance। 24 घंटे शीशा देखते रहना, अपनी एबिलिटीज को कहना वाह जी वाह अयाज साहब आप तो बड़े कमाल के बंदे हैं, वाह जी वाह अयाज साहब आप तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। इतनी ज्यादा खुद पसंदी हो जाना कि दूसरों को कमतर समझना शुरू कर देना। साइकोलॉजिकल जो बीमारियां होती है ना साइकोलॉजी की, उसमें भी एक आता है नार्सिसिस्ट। हाउ कैन यू डील विद अ नार्सिसिस्ट, ठीक है जी। टू मच इंटरेस्ट। अच्छा जी, उसके बाद नार्सिसिज्म, द परस्यूट ऑफ ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम वैनिटी और इगोइस्टिक एडमिरेशन ऑफ वंस आइडियलाइज्ड सेल्फ इमेज एंड एट्रीब्यूट्स। खुद पसंदी, ये जो वर्ड्स हमने पिक किए हुए हैं ना, वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की डिक्शनरी से पिक किए हुए हैं, उनके मीनिंग्स। अच्छा जी, तो कहते हैं कि मॉडर्न टाइम में जो सेल्फी खींचते हैं ना हम, इसका मतलब है आपके अंदर कोई थोड़े बहुत जर्म्स मौजूद हैं, वो नार्सिसिज्म के, नार्सिसिस्ट हैं आप बेसिकली। खुद पसंदी एक फॉर्म है, ये हद से ज्यादा बढ़ जाती है। और सेल्फ इंटरेस्ट, ईगोसेंट्रिज्म। ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर पुराने जमाने में एक बंदा था, उसने अपना अक्स देखा, शीशे में अपना चेहरा देखा, तो उसके बाद वो अपने आप से मोहब्बत करना शुरू कर दी उसने। और ये वो वहां से मिथ जो सी है वो चली है, ठीक है जी। तो नार्सिसिज्म है, और अगर इसके नार्सिसिस्ट, ये इसका एक फैमिली वर्ड है नार्सिसिस्ट, वो बंदा जो सा होता है नार्सिसिस्ट। अच्छा, अब नार्सिसिज्म भी बेसिकली नाउन है। तो नाउन वर्ड्स जो से है ना कम इस्तेमाल होते हैं, एडजेक्टिव ज्यादा होते हैं। एडजेक्टिव एक से ज्यादा वर्ड्स के साथ हम लोग यूज कर लेते हैं, और नाउन जो से बहुत ज्यादा वर्ड्स के साथ कोई ना कोई नाउन साथ आएगा ना एडजेक्टिव के। एक एडजेक्टिव है, जैसे ब्यूटीफुल पर्सन है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, ब्यूटीफुल पर्सन, यू कैन से दैट पिक्चर है। तो ब्यूटीफुल का वर्ड जो सा वो। अच्छा, यहाँ पे जो आइट्स के स्टूडेंट्स और ओ ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आपको मैं बताऊं, डोंट यूज कॉमन वर्ड्स। जैसे ब्यूटीफुल वर्ड एक कॉमन वर्ड है, कैप्टिवेटिंग पर्सनालिटी, ठीक है ना। जैसे इमर्स्ड इन की बात करें, मैस्मराइजिंग की बात करें, ब्यूटीफुल की बात ना करें। इसी तरीके से अ लॉट ऑफ ना यूज करें, लोड्स ऑफ यूज करें, टन्स ऑफ यूज करें, myriad नंबर ऑफ यूज करें, कुछ भी करें। myriad प्रॉब्लम्स हैं जैसे, लेकिन आप लॉट ऑफ का वर्ड कभी ना यूज करें, वेरी का वर्ड ना यूज करें। वेरी का वर्ड भी यूज करने की जगह पे कई उसके फ्रीक्वेंसी के लिहाज से
किस दिन बात करेंगे वर्ड्स की किस्में क्या होती हैं, और वर्ड्स जो उनसे होते हैं वो उनको हम किस तरह कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, इसके बाद हम करते हैं रिवाइज भी करते हैं जी डेली बेसिस पे। आज थोड़ी सी डिस्कशन होगी स्टार्ट में, इसलिए रिवीजन नहीं होगी वर्ड्स की, और एक दो दिन के बाद नेक्स्ट 100 स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वी आर एट द पॉइंट दैट इज 97। आप ये समझिएगा कि आपका 201 जो सा दैट इज योर फर्स्ट वर्ड, और 50-50 वर्ड्स को हमने रिवाइज करना होता है। मैं आंसर्स भी पूछ रहा होता हूँ स्टूडेंट से, डिस्कशन भी हमारी चल रही होती है, तो उसके साथ हम एक ईडीएम करते हैं डेली बेसिस पे। चलें जी, ईडीएम कौन सा है आज का वो देखते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं बता दूं, हमने फैट चांस किया था, इसका मतलब है नो चांस। आई हैवंट द फोजियस्ट, इसको नहीं मैंने करवाया था। गिव और टेक का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। हाउ इज इट गोइंग, ग्रीटिंग्स वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं। आई हेट टू थिंक, आई ड्रेड टू थिंक। आई एम गोइंग टू रिवाइज फ्यू इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, ये लिखें, ये आइल्स में बाकी जगहों पे इस्तेमाल होंगे एवरीडे इडियम के नाम से। नॉट ऑन योर लाइफ, यानी किसी सूरत भी हम ऐसा नहीं करेंगे। टेल मी अबाउट इट, ये दीज आर ऑल idioms which we have discussed। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। not anywhere near or believe it or not, so these are believe it or not when you are referring something that is true, that's surprising or unlikely, ठीक है। और नॉट एनीवेयर नियर, आप इसके करीब करीब भी नहीं। आई हैव नॉट डन एनीवेयर नियर इनफ वर्क टू पास द एग्जाम, कि मैंने अभी तक, यानी एग्जाम के लिए जो पास होने का वो है उतना भी नहीं किया। लिख लें नॉट एनीवेयर नियर। इनफॉर्मल वे में अक्सर यूज होगा, इन कन्वर्सेशन स्पीकिंग में यूज कर लें, इनफॉर्मल लेटर के अंदर, आइल्स के अंदर यूज कर लें, लेकिन आपने इसको लिखते हुए जरा एहतियात करनी है। बाकी फॉर्मल एकेडमिक में नहीं यूज करेंगे। बिलीव इट और नॉट, दिस इज प्रोवर्ब, काफी कॉमन यूज होता है ये वाला, ठीक है जी। तो remember these two, believe it or not का मतलब है कि when you are referring something that is true, believe it or not, it did not rain all the time we were in London। हर वक्त बारिश नहीं होती, मेरी बात पे यकीन करो ना करो, सरप्राइजिंग है ये। we found a cheap and comfortable place to stay right in the city center। अच्छा जी, आखिरी बात के साथ मैं अपनी डिस्कशन को एंड करूंगा। मैं एमफिल कर रहा था बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से, टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज में, लाहौर में। और जो मेरा रेजिडेंशियल प्लेस है वहाँ से तकरीबन वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर होगी। तो जब हमारे एग्जाम्स ख़त्म हुए उसके बाद फिर रिसर्च वर्क चल रहा था, तो मैंने यूनिवर्सिटी में मैं जाया करता था, लाइब्रेरी में बैठ के, या तो कायद लाइब्रेरी में या वहाँ पे जाके तो मैं स्टडी किया करता था। उसकी रीज़न क्या थी, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है ना वो बहुत ही मैटर करता है। बगैर इन्वायरमेंट के आप सिंगल हैंडेडली कुछ नहीं कर सकते। आप अपने जैसे लोगों को देखते हैं, एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो देन यू विल गेट ऑन, यू विल फ्लरिश। उस बंदे ने आज तो 100 वर्ड्स कर लिए, उसने तो 10 कर लिए, सारी करते जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं काम कर रहा। ठीक है जी, मैं भी रोज क्लासेस ले रहा हूँ, लेकिन उनका नॉलेज मुझसे नॉलेज से बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा, कोई डिस्कशन हो रही है तो बाकी लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ आपने भी सीख लिया। So environment context is very important. This is something, this is human instinct basically. Only few people, they are self-motivated and so consistent with their goals and destination that they keep on moving, keep on doing something. But we need reinforcement. हमें दाएं बाएं से reinforcement चाहिए होती है, और इस तरह हमने आगे बढ़ना होता है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वहाँ पे भी शेयर कर देंगे। उसके अलावा ये कि आपके साथ क्लासरूम में भी आ जाएगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। अल्लाह हाफिज़।